चलिए, तो आज की जो क्लास है उसमें हम लोग एंट्रोपी के बारे में देखते हैं। एंट्रोपी क्या होती है? तो जैसे ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम में एंट्रोपी शब्द का उपयोग हुआ था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो निकाय स्वतः प्रवर्तित होता है उसकी जो एंट्रोपी होती है उसमें लगातार वृद्धि होती रहती है। तो ये एंट्रोपी आखिर होता क्या चीज है, तो उसके लिए हम पहले इसका परिभाषा देख लेते हैं। तो किसी भी निकाय की जो एंट्रोपी होती है वो उसकी अव्यवस्था की माप होती है। किसी भी निकाय की एंट्रोपी उसकी अव्यवस्था की माप होती है, या फिर अव्यवस्था नहीं बोलना तो एक और शब्द बोल सकते हैं उसकी जगह में, यादृच्छिकता की माप होती है। निकाय की एंट्रोपी जो होता है वो उसकी अव्यवस्था या फिर यादृच्छिकता की माप होती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो निकाय जितना अधिक अव्यवस्थित होता है उसकी एंट्रोपी उतनी ही अधिक होगी, और जो निकाय जितनी व्यवस्थित होगी उसकी एंट्रोपी जो होगी उतनी क्या होगी, वो कम होगी। अव्यवस्था बढ़ते जाएगी, जैसे जैसे अव्यवस्था बढ़ते जाएगी वैसे वैसे निकाय की जो एंट्रोपी का जो मान होता है वो भी बढ़ती चली जाती है। तो ये जो एंट्रोपी जो होता है उस एंट्रोपी को हम लोग दर्शाते हैं एस से। तो चूंकि ये भी एक अवस्था फलन है, और अवस्था फलन होने के कारण में या ऊष्मागतिकी फलन होने के कारण में इसके शुद्ध मान की गणना न करके हम लोग इसकी परिवर्तन की गणना करते हैं। अर्थात किसी भी निकाय जो होता है उसकी एंट्रोपी की गणना न करके हम लोग एंट्रोपी में परिवर्तन की गणना करते हैं। तो किसी भी निकाय की एंट्रोपी में परिवर्तन जो होता है, एंट्रोपी में परिवर्तन डेल एस का जो मान होता है वो क्यू आर ई वी भाई टी के बराबर में होता है। तो यहां पर क्यू आर ई वी जो है वो आर ई वी जो है इसका फुल फॉर्म है इसमें रिविजिबल, यानी उत्क्रमणी। उत्क्रमणी प्रक्रम में निकाय को दी गई ऊष्मा, उत्क्रमणीय प्रक्रम में निकाय को दी गई ऊष्मा, और T जो है वो परम ताप है। तो जैसे कि अभी मैंने बताया कि जिस निकाय की एंट्रोपी, जिस निकाय की अव्यवस्था जितनी अधिक होगी उसकी एंट्रोपी उतनी ही क्या होती है, अधिक होती है। तो चूंकि ब्रह्मांड जो होता है उस ब्रह्मांड की अव्यवस्था सर्वाधिक होती है, ब्रह्मांड जो है सबसे अधिक अव्यवस्थित निकाय है, इसलिए ब्रह्मांड जो होता है वो ब्रह्मांड की एंट्रोपी को सर्वाधिक माना जाता है। और चूंकि ब्रह्मांड में अव्यवस्था जो है लगातार बढ़ते रहती है, हर पल निकाय जो है, ब्रह्मांड जो है उस ब्रह्मांड की अव्यवस्था का जो मान होता है वो लगातार बढ़ रहा है। इससे हम ये भी कह सकते हैं कि ब्रह्मांड की एंट्रोपी जो है वो भी लगातार बढ़ रही है। एक तो ब्रह्मांड की एंट्रोपी सर्वाधिक होती है, और दूसरा चूंकि ब्रह्मांड में अव्यवस्था जो है लगातार बढ़ रही है, हर पल कोई ना कोई घटना जो है वो ऐसे घट रही है जो अव्यवस्थित है, क्योंकि ब्रह्मांड को में जो भी घटनाएं हो रहे हैं वो कोई चलो उत्क्रमणी प्रक्रम तो है नहीं, वो तो सब अनुत्क्रमणी प्रक्रम है। और ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम ये कहता है कि
जो जितने भी अनुत्क्रमणीय प्रक्रम होते हैं वो सब स्वतः प्रवर्तित होते हैं, वो खुद ब खुद घटित होने वाली घटनाएं होती है। तो ब्रह्मांड में तो जो भी घट रहा है वो स्वतः प्रवर्तित है ना, वो तो स्वतः घटित हो रही है। अर्थात इससे ये सिद्ध हो जाता है कि ब्रह्मांड की जो एंट्रोपी होती है उसमें लगातार क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। लेकिन अगर हम लोग अपने आसपास के बारे में देखें, निकाय के बारे में देखें, ब्रह्मांड से न लेकर के और दूसरी चीजों में अगर देखें कि किसकी एंट्रोपी अधिक होती है, तो अगर हम लोग पदार्थों के आधार पर हम लोग देखें तो ठोस पदार्थ जो होता है, ठोस पदार्थ की जो एंट्रोपी जो होता है, डेलस का जो मान होता है, उसकी अपेक्षा द्रव और हम लोग गैस की अगर एंट्रोपी में परिवर्तन देखें या एंट्रोपी को देखें, तो इन तीनों पदार्थों में, ठोस, द्रव और गैसीय पदार्थ में, चूंकि जो गैस होता है वो सबसे अधिक, इन तीनों में सबसे अधिक अव्यवस्थित होता है। क्योंकि भाई आप सबको पता है कि गैस जो होता है उसका कोई भी चीज निश्चित नहीं होता है, न तो इसका आकार निश्चित होता है, न तो इसकी सतह होती है, न तो इसका आयतन निश्चित होता है। ये तो बिल्कुल अनिश्चित है सभी कुछ इसका, आयतन भी, आकार भी, सतह भी। और गैस के कण जो है वो है ना, अनुगति सिद्धांत में आपको बताया गया था कि वो सभी संभव दिशाओं में अनियमित रूप से गति करते रहते हैं। तो इसलिए चूंकि गैस जो होता है वो सबसे अधिक अव्यवस्थित होता है, इसलिए गैसीय निकाय की जो एंट्रोपी होगी वो सबसे अधिक होती है। इसके बाद द्रव होता है, और चूंकि ठोस पदार्थ जो होता है वो एकदम व्यवस्थित होता है, ठोस का आकार, आयतन और सतह तीनों निश्चित होती है, इसलिए ठोस की जो एंट्रोपी होता है वो सबसे कम होता है। अर्थात इन तीनों में अगर हम लोग देखें तो डेरेस ठोस जो होगा उसकी एंट्रोपी सबसे कम होगी, उसके बाद में डेलेस द्रव की होगी, और सबसे अधिक होगा किसका, डेलेस गैस का होगा। तो इस प्रकार से गैस की एंट्रोपी सबसे अधिक, जितने भी ब्रह्मांड में गैसीय पदार्थ है उसकी एंट्रोपी सबसे अधिक होगी, उसके बाद में द्रव पदार्थ की होगी, और सबसे कम एंट्रोपी होती है किसके, ठोस पदार्थ की होती है। तो ये तो हमने देखा एंट्रोपी, एंट्रोपी क्या होता है। इसके बाद में हम लोग देख लेते हैं मुक्त ऊर्जा, गिब्स मुक्त ऊर्जा, गिब्स मुक्त ऊर्जा, फ्री एनर्जी। तो ये मुक्त ऊर्जा क्या होता है, चलिए इसके बारे में देख लीजिए। तो किसी भी निकाय की मुक्त ऊर्जा, ऊर्जा की वह अधिकतम मात्रा होती है जो प्रक्रम के समय, ब्रह्मांड के समय जो है, इसमें जब प्रक्रम होता है, कार्य होती है, तो उस कार्य करते समय निकाय के पास में उपलब्ध रहता है, उसको बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं होती, अपने परिवेश से लेने की आवश्यकता नहीं होती है, वो निकाय के अंदर में स्वतः विद्यमान होता है। प्रत्येक निकाय जो है, उस प्रत्येक निकाय का अपने सबसे उपयोगी या महत्वपूर्ण कार्य को करने के लिए, सबसे उपयोगी कार्य या महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए किसी भी निकाय को बाहर से, परिवेश से ऊष्मा लेने की आवश्यकता नहीं होती है, वो उसके पास विद्यमान होता है। तो वही विद्यमान होने वाली ऊर्जा जो सबसे महत्वपूर्ण या उपयोगी कार्य में परिवर्तित होने के लिए उपलब्ध रहता है निकाय के पास में, वो उस निकाय की मुक्त ऊर्जा या गिब्स मुक्त ऊर्जा कहलाता है। तो इस प्रकार से एक बार फिर से परिभाषा देखें, किसी भी निकाय की मुक्त ऊर्जा, ऊर्जा की वह अधिकतम मात्रा होती है जो प्रक्रम के समय सबसे उपयोगी कार्य या महत्वपूर्ण कार्य में परिवर्तित होने के लिए उपलब्ध रहता है। क्लियर हो गया बात आप लोगों को। तो ये जो मुक्त ऊर्जा होता है उसको हम लोग दर्शाते हैं जी के द्वारा, जी से दर्शाते हैं। अब चूंकि ये भी ऊष्मागत की फलन है या अवस्था फलन है, इसलिए हम लोग इसके परम मान या शुद्ध मान की गणना नहीं कर पाते हैं।
तो यहां पर गिब्स ऊर्जा जो जी का जो मान होता है वो जी का मान H माइनस टी एस के बराबर में होता है। तो आप सबको पता है H जो है वो एंथैल्पी कहलाता है, T अभी बताया मैं आप लोगों को परमताप है, और S जो है अभी बताया मैं आप लोगों को एंट्रोपी है। H निकाय की एंथैल्पी है, T जो है वो परमताप है, और S जो है वो एंट्रोपी है। तो चूंकि अभी बता रहा था मैं आप लोगों को कि ये भी एक ऊष्मागतिकी फलन है या अवस्था फलन है, इसलिए इसको हम लोग शुद्ध मान या परम मान की गणना न करके परिवर्तन की गणना करते हैं। तो इस प्रकार से मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन अगर निकालें, मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन डेल जी का मान निकालते हैं, डेल दोनों पक्षों में डेल का गुना करते हैं तो ये हो गया डेल एच माइनस डेल टी एस। तो यहां पर फिर से जैसे एंथैल्पी में मैंने इसका गुणा किया था, अवकलन का उपयोग किया था, वैसे अवकलन का उपयोग कर दें तो ये हो जाएगा पहला इंटू दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा इंटू पहले का अवकलन। ठीक है, पहला इंटू दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा इंटू पहले का अवकलन, अवकलन के नियम का उपयोग किए। तो ये माइनस कारण चिन्ह बदल देता हूं मैं, तो डेल एच माइनस टी डेल एस माइनस एस डेल टी ये हो गया। अब यदि यहां पे मैं ताप को नियत मान लेता हूं, यदि ताप नियत हो तो ताप में जो परिवर्तन होगा, ताप में परिवर्तन डेल टी का मान जो है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि ताप नियत है। ताप नियत होने के कारण में ताप में परिवर्तन नहीं हो पाएगा, तो ताप में परिवर्तन डेल टी का मान 0 हो जाएगा। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि एस डेल टी का मान 0 हो जाएगा, और जब एस डेल टी का मान 0 हो जाएगा तो डेल जी का जो मान होगा वो डेल एच माइनस टी डेल एस के बराबर होगी। तो ये जो समीकरण आपको दिख रहा है डेल जी इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस, इसको हम लोग कहते हैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण के नाम से जानते हैं। ये जो समीकरण है वो गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा मुक्त ऊर्जा क्या होता है, और ये मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन के आधार पर गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण क्या होता है इसकी चर्चा हमने किया। तो फ्री एनर्जी बिल्कुल आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। किसी भी निकाय जो होता है उस निकाय के सबसे महत्वपूर्ण या उपयोगी कार्य में परिवर्तित होने के लिए निकाय के पास उपलब्ध होने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है, उसके मुक्त ऊर्जा कहलाती है, फ्री एनर्जी कहलाता है। तो ये फ्री एनर्जी जो है, मुक्त ऊर्जा जो होता है उसका फिर स्वतः प्रवर्तिता से, निकाय के स्वतः प्रवर्तित होने से इसका रिलेशन क्या है, क्या इसका संबंध है, और फिर है ना ये जो वास्तव में जो आपको परिभाषा बताया कि किसी भी निकाय की मुक्त ऊर्जा जो सबसे महत्वपूर्ण या उपयोगी कार्य में परिवर्तित होने के लिए उपलब्ध होता है, इसकी इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है कि वास्तव में ये ऐसा रिलेशन होता है डेल जी के साथ में, डेल जी जो होगा उस डेल जी के साथ में जो महत्वपूर्ण कार्य या उपयोगी कार्य होता है उसके साथ में हम रिलेशन करके दिखाएंगे अगले क्लास में। थैंक यू।